चलिए जी, तो लास्ट में हमने जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर भी कर लिया था। तो सब हमने करा था हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, और मॉडरेटली रिएक्टिव का, और लेस रिएक्टिव का। तो लास्ट में हमने जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करा था, तो उसमें हमने कॉपर का एक एग्जांपल लिया था। अब इसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो इसकी लास्ट स्टेज होती है एक्सट्रैक्शन की, मेटलर्जी की, वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, क्या लगे पड़े हो, किस काम में लगे हुए हो तुम भाई? सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो कि नहीं? सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो कि नहीं? तो करना शुरू करो यार, बड़ी बेइज्जती होती है जब रिजल्ट आता है। तो तुम्हारा कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा नहीं रहा? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में देखिए, द मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस यूजुअली कंटेन सम इम्प्योरिटीज, सो दे आर इम्प्योर। तो जब हमने अलग अलग तरीके के रिडक्शन प्रोसेसेस, जैसे हमने कैल्सिनेशन करा, रोस्टिंग करा, जहाँ कार्बोनेट आता और ओर आता था आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का, वहाँ हमने कैल्सिनेशन करा। जहाँ सल्फाइड ओर आता था वहाँ पर हमने रोस्टिंग करा। तो अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस से जब हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा, तो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रहती थी। इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कॉपर निकाला, तो कॉपर हमने एक्सट्रैक्ट करा, तो उसमें पूरी तरह से कॉपर ना मिलकर कॉपर के अलावा भी कुछ चीज़ें मिक्स मिल जाती थी हमको। तो क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो जो हमने एक्सट्रैक्ट करके मेटल निकाल लिया, तो उसको बिल्कुल प्योरीफाई करना। जैसे कॉपर निकाला, तो कॉपर के अंदर और कोई चीज़ मिक्सड ना हो, तो उसके लिए लास्ट में हमको उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है, मतलब उसको बिल्कुल साफ करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड method of refining impure metals is electrolytic refining। तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ करा जाता है, जो मेथड बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करा जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या है लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग electrolytic refining a thick block of impure metal is made anode। B लिखेंगे a thin strip of pure metal is made cathode। C a water soluble salt of the metal to be refined
A water soluble salt of the metal to be refined is taken as electrolyte. Is taken as electrolyte. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए हमको ना तीन चीज़ें चाहिए. एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड. तो इम्प्योर मेटल जो हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है वो उसका एक थिक ब्लॉक हमको चाहिए और उसको हम क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं. सेकेंडली हमको क्या चाहिए, अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड. तो अगर मान लीजिए मेरे को कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो प्योर कॉपर हमारे पास पहले से कहीं से अवेलेबल होगा. तो प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप है वो उसकी एक पतली सी स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, कैथोड बना देंगे. और फिर उसको जिस कंटेनर के अंदर डिप करेंगे ना उसके अंदर मेरे को एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंडक्टर होता है, लिक्विड कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं. ठीक है ना, जैसे पानी है और पानी में हमने थोड़ा बहुत सॉल्ट मिला दिया तो सॉल्ट वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. तो एक लिक्विड कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं. तो देखिएगा कॉपर का ही एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर. यहाँ नोट करेंगे इम्प्योर कॉपर एज एनोड, इसको कहेंगे इम्प्योर कॉपर एज एनोड. प्योर कॉपर एज कैथोड. इधर लिखिएगा इम्प्योरिटीज एनोड मड. और इधर ये जो लिक्विड भरा हुआ है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब क्या करा जाता है इसमें, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हम देख रहे हैं. तो इसमें क्या करा जाता है कि जैसे हमारे पास हमने एक्सट्रैक्शन करके हमने कॉपर को डिराइव कर लिया. अब जब हमने जो कॉपर डिराइव करा है ना उस कॉपर में थोड़ी बहुत इंप्योरिटी मिक्स रहती है.
कॉपर के साथ में कोई और भी किसी भी तरीके का कोई कंपाउंड या किसी भी तरीके का कोई एलिमेंट उसके अंदर मिक्स्ड रहता है। अब अगर हम उसको सीधा ही कॉपर कह दें तो हम कहेंगे यार ये प्योर कॉपर तो है नहीं ना, उसमें तो कॉपर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें से प्योर कॉपर हम डिराइव कर लें। तो एक प्योर कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप लेकर आएंगे। प्योर कॉपर की स्ट्रिप को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि नेगेटिव से कनेक्ट हुआ तो ये कैथोड बन गया, तो इसलिए लिखा है प्योर कॉपर एज कैथोड। फिर इधर जो है जो एक्सट्रैक्शन से जो हमको ऑब्टेन हुआ था इम्प्योर कॉपर, तो इम्प्योर कॉपर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इम्प्योर कॉपर एज एनोड, तो वो एनोड हो गया, उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा था। उसके बाद आप ये देखिएगा यहाँ जो मैं ये इम्प्योरिटीज लिख रहा हूँ और इधर जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये क्या है? मेरे को एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और इलेक्ट्रोलाइट हमको किस तरीके का लेना है कि उस इलेक्ट्रोलाइट, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक एलिमेंट उसका भी होना चाहिए जिसको मैं डिराइव करना चाहता हूँ, जिसको मैं रिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं किसको रिफाइन करना चाहता हूँ? कॉपर को। तो इसके अंदर कॉपर होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि नहीं मेरे को इलेक्ट्रोलाइट लेना है, भाई सोडियम क्लोराइड ले लो ना, है ना। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिला दिया, है ना, तो उसमें मज़ा नहीं है, उसमें मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। मेरे को तो चाहिए कि उसमें कॉपर भी मौजूद होना चाहिए। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को एसिडिफाई क्यों करा गया? इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट आपने लिया, कॉपर सल्फेट में आपने 2-4 बूंदे जो हैं इस पूरे सॉल्यूशन में आपने एसिड की मिक्स कर दी, ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ सके। किसी भी लिक्विड में अगर आप थोड़ा सा एसिड, 2-4 बूंद भी अगर आप एसिड की मिक्स करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये क्या होगा कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी चालू करी, तो इलेक्ट्रिसिटी चालू होते ही होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमने उसको लोहे की सिंपल रॉड से कनेक्ट कर रखा है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, हमने उसको बैटरी में कनेक्ट करके और डुबा दिया। तो डुबाते ही उसके अंदर एजिटेशन शुरू होता है और उसके अंदर के जो आयंस हैं वो टूटने शुरू होते हैं। ये क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर अलग टूटेगा, सल्फेट अलग टूटेगा, कॉपर और सल्फेट दोनों टूट जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर ये है कि भाई कॉपर टूटा, तो कॉपर टूटा तो क्या बन गया? Cu2+, और सल्फेट अलग से टूटा तो सल्फेट SO4 का क्या होती है? वैलेंसी 2-, ये अलग से टूट गया। अब जो ये नेगेटिव आयन है ना, इस नेगेटिव आयन का क्या क्या खास प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। तो ये किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव कौन सा है? इम्प्योर कॉपर, तो ये इम्प्योर कॉपर की तरफ जाएगा, SO4, ठीक है। अब इम्प्योर कॉपर में पहले से ही बहुत सारी इम्प्योरिटी मिक्स्ड है ना, तो वो ढंग से उसके पास जा नहीं पाएगा। अगर वो परफेक्टली पॉजिटिव होता, मतलब अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज ना मिक्स्ड होती, तो वो उसके साथ में ज्वाइन कर सकता था। अब आते हैं इस पर Cu2+ पर। ये Cu2+ कहाँ जाएगा? ये Cu2+ जो टूटा है, ये Cu2+ यहाँ इस नेगेटिव के पास जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, कोई नहीं, तो नेगेटिव के पास कुछ आयंस इसमें से टूट कर नेगेटिव के पास जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की इम्प्योर कॉपर की। तो इम्प्योर कॉपर में कॉपर तो है ना, कॉपर तो है इसमें थोड़ा बहुत, है ना, बाकी साथ में इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है। तो अब वो कॉपर टूटना शुरू होगा, अब वो कॉपर टूटना शुरू होगा, मतलब निकलना शुरू होगा। क्यों निकलना शुरू होगा? उसका रीज़न है, ये मैंने किससे कनेक्ट करा है इसको? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और कॉपर जो होता है, कॉपर का आयन जो है, अब इसमें इम्प्योर कॉपर एनोड है ना। इसका मतलब क्या है कि है तो ये कॉपर ही, है ना, है तो ये कॉपर ही, लेकिन इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स्ड हैं। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल, कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? Cu2+, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, ये इसको पुश करना शुरू करेगा, निकालना शुरू करेगा कि निकल यहाँ से, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकते, इसने इसको पुश करना शुरू करा। तो धीरे 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 वो टूटना शुरू होगा, वो टूटना शुरू होगा, और जब वो टूटेगा तो उसके साथ जुड़ी हुई जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी टूटेंगी। वो इम्प्योरिटीज़ धीरे 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 यहीं पर नीचे आकर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये लिखा हुआ है इम्प्योरिटीज़, एनोड मड, एनोड में से निकली हुई मड, मिट्टी, यानी कि बेकार की चीज़ जो हमारे काम की नहीं है। तो एनोड मड यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होगा, और वो जो कॉपर टूटा उसको यहाँ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो Cu2+ थे वो मिले, उनका सपोर्ट मिला, उनको रास्ता दिखाई दिया कि भाई यहाँ तो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो धीरे वो नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव के पास चिपकना शुरू करते हैं। धीरे 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 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब बीत जाते हैं, तब हम देखते हैं फाइनली, तो ये जो हमने मोटी रॉड ली थी, ये मोटी रॉड तो पतली हो जाती है और ये पतली रॉड मोटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं वो टूट टूट कर यहाँ जुड़ते चले गए इस नेगेटिव टर्मिनल में।
और नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा। तो जो हमने पतली सी कॉपर की रॉड ली थी, वो पतली सी कॉपर की रॉड ठीक मोटी हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि हमने कॉपर को डिराइव कर लिया। ये होता है इसका प्रोसीजर, समझ गए? समझ में आ गया? इसमें से कॉपर क्यों टूटा? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट करा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, तो उसने उसको रिपेल करा। अब उसको एक मीडियम मिल गया, जाने का मीडियम मिल गया, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो जाकर इस पर चिपकता चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, ये मैं लिखवा देता हूँ आपको 2-3 स्टेप में। लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखें, द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस अच्छा, आप में से ज़्यादातर बच्चों के प्री बोर्ड अभी चल ही रहे होंगे दिसंबर, ये 18 से। अगर आप में से किसी भी बच्चे को प्री बोर्ड अगर आपके चल रहे हो, तो ये सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को किसी दिन स्कूल ना जाना हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपको कल नहीं जाना, तो भाई मुझे आज बता दो। आपको परसों नहीं जाना है स्कूल, तो मुझे आज बता दो कि सर मैं आधे घंटे के लिए आ जाऊँ, मैं 1 घंटे के लिए आ जाऊँ, मैं बैठकर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, आप फर्स्ट हाफ में आ जाओ। मैं फर्स्ट हाफ में लगभग फ्री ही रहता हूँ, मुझे कुछ काम होगा तो मैं बता दूंगा कि आज बताना, ठीक है, लेकिन मैं फ्री रहता हूँ। शाम को जो आपकी क्लासेस हैं वो तो रेगुलरली ऐसे 8 से 9 वाले टाइम पर चलती ही रहेंगी, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि अब आप में से ज़्यादातर बच्चे या तो प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और प्री बोर्ड के बाद में ज़्यादातर बच्चे का लगभग 99%, 1-2 बच्चा जिसने शुरुआत में गड़बड़ करी, अटेंडेंस पूरी नहीं है, वो तो जाएगा, है ना। ज़्यादातर बच्चे छुट्टी ले लेते हैं, 10th वाले और 12th वाले। मैं आपको छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप घर पर रहें और आपको लगे कि भाई हमको आना है, कुछ डाउट्स वाउट्स पूछना है, तो आकर पूछ लो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपना 2-3 हम फ्रेंड्स ग्रुप में बैठेंगे और ग्रुप में बैठकर हम ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा वो करना चाहो, तो मुझे बता दो, ठीक है। उसमें ये गारंटी मेरी है कि मैं बदतमीजी नहीं करने दूंगा कि आप बैठे हो और आप बैठकर बातचीत कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही बैठूंगा, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ को तो भूल जाओ कि आप आएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर नेक्स्ट डे से मैं भगा दूंगा कि अगर आपने मेरी बात ही नहीं मानी तो अगर आप नहीं जा रहे हैं स्कूल दिसंबर से, तो मैं खुद ही बोलना शुरू कर दूंगा आपको कि भाई आ जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बुलाऊंगा तो इसी बहाने आप आ तो जाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे क्या, छुट्टी चालू हो जाती है भाई, पहले विंटर ब्रेक भी पड़ेगा और स्कूल में टीचर्स भी कह देते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो घर पर आप कर सकते हो तैयारी, और फिर आप देखोगे कि यार क्लास की स्ट्रेंथ 40 बच्चे की है, 50 बच्चे की है, मुश्किल से 7-8 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो टीचर्स भी थोड़े से छूट दे देते हैं। 10th में और 12th में ये होता है, फर्स्ट टाइम है आपके लिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी अगर हो कि आपको कुछ डाउट पूछना है, फर्स्ट हाफ में आप फ्री हो, मुझे बता दो, लेकिन बस ये कंडीशन है कि मुझे 1 दिन पहले बता देना। ये नहीं कि सर आज मैं गया नहीं, आ जाऊँ क्या, अब पता चला मैंने किसी और बच्चे को बुला रखा है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, फिर आप आएँ मैं टाइम ना दे पाऊँ तो आपको बुरा लगे, तो मुझे 1 दिन पहले बता देना, ठीक है ना, जब भी कुछ हो ज़रूरत। क्योंकि अब आपके फाइनली पेपर आ रहे हैं, तो भाई किसी भी चीज़ को मन में मत रखना कि सर कहेंगे कि मैंने तेरे को पढ़ाया तो था और तेरे को अब नहीं आता और तू दोबारा पूछ रहा है ना, तो मैं डांटूंगा वाटूंगा नहीं। आपको कुछ भी अगर लगे तो आप दोबारा से बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। चलिए जी, द पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस Cu2+ from the copper sulfate solution from the copper sulfate solution go to the negative electrode, क्या बोलो, go to the cathode बोल दो, go to the cathode and get reduced to copper. Get reduced to copper. तो मैं इधर लिख रहा हूं,
एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है ना, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो इसीलिए तो कॉपर आयन कहला रहा है, तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो उसका मतलब कंप्लीट वो कॉपर एटम बन जाएगा, तो Cu बन गया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड। अब एनोड में क्या हो रहा है वो देखिएगा, एनोड में क्या हो रहा है कि एनोड में तो ये कॉपर था, अब पॉजिटिव टर्मिनल ने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयन को इसमें से डिस्प्लेस करना शुरू करा, है ना, रिपेल करना शुरू करा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉपर जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, कॉपर का आयन बनेगा, तो यहाँ पर भी कॉपर का आयन बना। अब क्या है कि कॉपर का आयन जैसे ही बना तो इधर जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन था, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में से कॉपर के आयन टूट रहे थे, और टूट टूट कर यहाँ प्योर कॉपर जो था ये कैथोड के पास जा रहे थे, नेगेटिव टर्मिनल के पास जा रहे थे टूट टूट कर, तो उनको एक रास्ता मिला हुआ था कि वो भाग भाग कर जा रहे थे उस तरफ, और जो इसमें से कॉपर के आयन टूटे उनको दिखाई दिया कि अरे भाई रास्ता है, ये तो एक पाथ है, उसने उस पाथ को सेम फॉलो करना शुरू करा, और फटाफट फटाफट से जो सारा प्योर कॉपर था वो यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा जी, एज द प्रोसेस गोज ऑन, as the process goes on, impure anode becomes thinner and thinner, impure anode becomes as the process goes on, impure anode becomes thinner and thinner, whereas pure cathode becomes thicker and thicker. Whereas pure cathode becomes thicker and thicker. And on the other hand, the less reactive metals like gold and silver present in impure copper on the other hand, the less reactive metals like gold and silver present in the impure copper present in the impure copper collect at the bottom of electrolytic cell at the bottom of electrolytic cell below the anode
बिलो द एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, अब ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं किसी के साथ। भाई गोल्ड का किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता, सिल्वर का किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए गोल्ड की चेन बनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है गोल्ड की, सिल्वर की, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या है कि कॉपर के अंदर थोड़ी 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 जो इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं, वो इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, वो कॉपर के अलावा कोई और एलिमेंट है। तो कौन सा एलिमेंट है जो उसके साथ चिपका रह सकता है और ऐसे ही नॉर्मली इलेक्ट्रोलिसिस करके छूट जाएगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल ही हो सकता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया। तो इसी वजह से आप कभी भी जैसे मान लीजिए कभी कोई आप अपने लिए किसी भी तरीके की अगर आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, तो ज्वेलरी के जो शोरूम हैं, जो दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, तो जो ज्वेलरी होती है ये कहीं किसी फैक्ट्री में थोड़ी बनती है, ये उन दुकानों में ही बनती है। जो सुनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो वहीं बनाते हैं उसको। ठीक है, और उसमें होता क्या है कि जहाँ पर वो बनाते हैं, अब वो बनाने के लिए अब गोल्ड इतना महंगा है, अब गोल्ड की ज्वेलरी कोई बना रहा है, कोई गोल्ड स्मिथ बैठ कर गोल्ड की ज्वेलरी बना रहा है, तो उस बेचारे वो तो आधे से ज़्यादा तो वो टेंशन में ही रहेगा, यार नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, गोल्ड का है, जरा सा मैं इसको फाइन करूँगा। भाई वो शेप तो दी जाती है ना, कोई भी आप नेकलेस बना रहे हैं, ईयर रिंग्स बना रहे हैं, गोल्ड चेन बना रहे हैं, तो उसको शेप तो दी जाएगी, ऐसा तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी गोल्ड चेन ले भाई ले पहन ले, है ना, तो उसको शेप दी जाएगी। अब जब शेप दी जाएगी तो इसका मतलब वो उसको फाइलिंग करी जाएगी, फाइलिंग करेंगे तो गोल्ड का पाउडर भी वहाँ से निकलेगा। अब वो गोल्ड का पाउडर निकला, अब वो गोल्ड का पाउडर जब निकलता है, निकलने के बाद में उसको जितना हो सकता है वो साफ करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको पिघलाकर फिर उसका गोल्ड का मतलब एक सॉलिड कोई बिस्किट टाइप कुछ या कॉइन टाइप बना लेते हैं, बनाकर रख लेते हैं अपने पास। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसकी सफाई करी जाती है, तो सफाई उसकी करी जाती है, छोटे छोटे वॉश बेसिन्स होते हैं, है ना, उसमें उनकी सफाई करी जाती है, और उनके जो ड्रेन पाइप्स होते हैं, वो वॉश बेसिन ऐसे नहीं कि वहाँ पर जाकर अपना हाथ ही धो लिए, है ना, मुंह धो लिया अपना जाके, नहीं, वो उसी के लिए होते हैं। तो उसको वहाँ पर वॉश करा जाता है। वॉश करने के बाद में जो ड्रेन पाइप होता है, उस ड्रेन पाइप के आगे 1 फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर लगाए जाते हैं, लोग बैठे रहते हैं वहाँ, ठीक है ना, वहीं पर लोग बैठे रहते हैं कि भाई मुझे छानना है। तो उसमें छोटे 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 जो पार्टिकल्स भी आ जाते हैं ना गोल्ड के, उनको भी छान कर ड्राई करके और उनको भी वापस से मोल्ड करके रखा जाता है। तो बड़ा बारीक काम होता है ये, बहुत बारीक काम होता है। और उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, उसके बावजूद भी कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स गोल्ड के निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो गोल्ड मार्केट्स होती हैं, गोल्ड मार्केट्स पर सर पे कपड़ा बांधकर कुछ लोग घूमते रहते हैं, कंधे पर तसला रखकर, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि जो ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप के बाहर की जो नाली है, नाली के अंदर ही घुस जाते हैं और उसके अंदर से कूड़ा निकालते हैं और निकाल कर ले आते हैं उसके बावजूद भी। और उनको पहचान होती है, उनका काम ही है, कभी भी आप चले जाएं, अभी तो खैर चांदनी चौक में गोल्ड मार्केट, वहाँ तो नहीं जाएंगे, है ना, वो तो अभी बहुत सेंसिटिव जगह बनी हुई है, पर जितने भी जो सर्राफा मार्केट बोलते हैं उसको, वहाँ पर ये होता है, ठीक है। अच्छा, कॉपर भी जो है, कॉपर भी कोई सस्ता मेटल नहीं है, गोल्ड बहुत महंगा है, सिल्वर कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है, उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो कॉपर का ही आता है। अब आप डायमंड की बात मत करना, डायमंड तो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो अलग, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायमंड मेटल नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो इसको ना एनोड मड कहते हैं। अब ये मड का मतलब ये नहीं है कि कचरा है, मड का मतलब ये है कि कॉपर के अलावा है कोई चीज़। चलो जी, इसके बाद दो मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। क्या चीज़?
ये तो अच्छी होनी चाहिए ना, ये तो अच्छा बच्चा है, कहाँ से पीछे बैठो ना उसके अरे पीछे बैठो किसी स्कूटी मत दोगे यही होता है भाई 45 रुपए का तेल लगवाना वही 40 मैं सोचा था मैं स्कूटी लेकर हम लोग मारेगा यहां से लेकर वहां तक लेकर पड़ रही है पहले का कर दी स्कूटी आज वो फिर वो चालू नहीं करता पूरा ऐसा और ये सब बता यस जी हेलमेट अरे जितने इसका बेस्ट फ्रेंड है ना जितने इसका बेस्ट फ्रेंड है पड़ेगा ही इस खाली हो जाते मैं बैठा हूं कि पीछे से गोल स्कूटी क्या हुआ क्या हुआ सर क्या हुआ अगर मैंने फोन करता तेरे को मैंने बात कर ली बोल दिया तू ये बता तूने हमारे देश में मेरे मौलाना मेरे जीना फलाना अगर कितना पैसा मेरे पास स्टैक 24 हम आयो फंडिंग कमा रहे हो अरे यार ये पाकिस्तान वाला आज कैसे रहेंगे अभी भाई तो 2900 मिला सब लोग बोल रहे थे तुम्हारी गाड़ी है उसकी शेयरिंग है डिविडेंड शेयरिंग है यानी एक बार सजेस्ट कर दो लेकिन अगर रिटर्न की बात करते हैं तो कट शेयर नहीं आता नहीं तो क्या बात हुई बचपन की बात करते हो वो शेयर आगे फोटो दिखा दो आप शेयर ओए फोटो है अबे फोन सा फोटो बैक कैमरा ये हमारे शेयर करा ये से तेरा दिक्कत की बात देखा जाओ क्या बातें सिखा रहा है कैसा शुभम कैसे पूछ रहा है ये माना मैं एक को बता भाई बड़ा भाई बड़ा नुकसान हो गया भाई इसके लिए गाड़ी खरीदनी चलिए जी ये हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। चीजें पता नहीं अरे लाल किला लाल लाल वेस्ट पाइपलाइन की बात सोचिए हाँ लेट हो गया जो
हाँ जी, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। With the dilute acid, what steps will you take to convert such a concentrated ore into free metal? हाँ जी बताइए। ये बाबा अंबेडकर की तरफ मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे थे तुम? चलिए जी, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो एक ओर है, हमने ये कहा था ना कि मिनरल्स और ओर्स में ये डिफरेंस होता है कि जो ओर्स होते हैं, ओर्स से हम कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो अगर किसी एक ओर को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दें, हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। What steps will you take to convert such a concentrated ore into free metal? ऐसे किसी कंसंट्रेटेड ओर को फ्री मेटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे बताएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन किसी ओर के साथ करवाया जा रहा है। बताओ भाई, आ रहा हूँ, क्या करेंगे? हमारे पास कोई एक ओर है और उस ओर की हेल्प से हमें एसिड, ओर में हम एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं और हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कौन से रिएक्शन में होता है ऐसा बताइए? बहुत बढ़िया, कार्बोनेट ओर। जब भी कभी कार्बोनेट ओर होता है और कार्बोनेट ओर का रिएक्शन हम किसी भी एसिड के साथ करा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर हमने ले लिया, यहाँ लिखेंगे कार्बोनेट ओर। तो स्टेप्स बोल रहे हैं ना, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप फर्स्ट, कार्बोनेट ओर जो है, तो कार्बोनेट ओर में हम एक्चुअली किसी मेटल का कार्बोनेट लेते हैं। कार्बोनेट ओर मींस किसी का भी ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट, और फिर इसका क्या करवाया जाता है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया जाता है, स्टेप सेकंड। रिडक्शन का मतलब तो समझ रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्साइड, तो रिडक्शन होगा और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेते हैं? कार्बन। क्या होगा? रिडक्शन। तो क्या मिलेगा? मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल्स प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है जी। तो इसके साथ ये आपका मेटलर्जी वाला भी पोर्शन खत्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, कोरोजन, वो करते हैं, चैप्टर फिर खत्म है आपका। हाँ उसमें, हाँ कोरोजन था। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ the eating up of metals by the action of air, moisture or a chemical air, moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion. Is called corrosion. Example: of corrosion is rusting of iron. Prevention of rusting. It can be prevented by painting. It can be prevented by painting. It can be prevented by applying grease or oil it can be prevented by galvanization. सो रस्टिंग इसका कोरोजन का एक एग्जांपल है। अगर एयर की प्रेजेंस और मॉइस्चर की प्रेजेंस हो तो उसमें कोई भी मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो अगर उस मेटल के सरफेस पर आप पेंटिंग करने लगे, जैसे रस्टिंग है, तो रस्टिंग किस में होती है? आयरन में होती है। तो आयरन के ऊपर आप पेंट कर दें तो रस्टिंग नहीं होगी फिर, क्योंकि उसके ऊपर एक कोट डिपॉजिट हो गया ना पेंट का। सेकेंड है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। तो अगर उसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर आपने थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल अगर अप्लाई कर दिया तो भी रस्टिंग नहीं होगी। और इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि उसके अंदर आपने कोई और मेटल मिक्स करके उसको ऐसा कर दिया कि अब उस पर रस्टिंग होगी ही नहीं।
तो इस तरह से ये तो आपका कंप्लीट हुआ जी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स करेंगे और हेरिडिटी करेंगे, जल्दी हो जाएंगे ज़्यादा, जैसा आप कहें। मेरे को तो दोनों ही कराने हैं, हेरिडिटी कहोगे हेरिडिटी करा देंगे, बड़ा इंटरेस्ट, दोनों ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, हेरिडिटी करा देंगे, कर लेंगे हेरिडिटी पहले कर लेंगे, ठीक है। नहीं आज समर्थ है ही नहीं। बात अरे